जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 जनवरी वेडनेसडे और 3 इश्यूज रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल सी राजा मोहन का हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पे वो बात करते हैं डिप्लोमेसी के लिए क्या चैलेंज रहेगा 2023 में, पावर प्ले बियॉन्ड G20। नाउ वी ऑल नो दैट इंडिया हैज द G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। देन अगला टॉपिक हम बात करेंगे एनिमल क्रुएल्टी के रिगार्डिंग। हिंदू में लीड आर्टिकल ये है, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएल्टी इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। जलीकट्टू के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जलीकट्टू के कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल बिजनेस लाइन का है, यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे। वैसे ब्लू इकोनॉमी के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसको लेके काफ़ी विस्तार से डिस्कशन करा था हमारे योजना के एनालिसिस में, जो कि अभी रिसेंटली सैटरडे को वीडियो आया था। योजना में नवंबर मंथ के एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। यदि आपने वो योजना का वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में ब्लू इकोनॉमी के बारे डिस्कस करा है। क्वेश्चन ऑफ द डे कब होगा? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारे प्रीलिम्स के लाइव क्रैश कोर्स के बारे, जो कि बहुत जोरों शोरों से बहुत पॉपुलर हो चुका है बच्चों के बीच में। वैसे तो ये कोर्स हमने 28 नवंबर को शुरू कर दिया था और ये कोर्स कब तक वैलिड है? ये कोर्स 30 अप्रैल 2023 तक वैलिड है। तो बहुत सारे बच्चे इस कोर्स का फायदा उठा रहे हैं। यदि आप भी अपने कंसेप्ट्स को, स्टैटिक कंसेप्ट्स को और करंट अफेयर्स के कंसेप्ट्स को थोड़ा ब्रश अप करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसके बारे और डिटेल जानने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नाउ पहला आर्टिकल, पावर प्ले बियॉन्ड G20। देखिए, अब यहां पे एक बहुत सेंट्रल बात जो सी राजा मोहन कह रहे हैं वो ये कहते हैं, ग्रेट पावर्स यानी कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जब ये कोऑपरेट करेंगे तो मल्टीलेटरलिज्म ग्रो करेगा, मल्टीलेटरलिज्म वो अलाइनमेंट ग्रो करेगी। लेकिन जब ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कंटेस्टेशन होगा, तो डेफिनेटली मल्टीलेटरलिज्म डिमिनिश होगा। आज ये प्रोस्पेक्ट भारत के पास है कि भारत अपनी G20 की प्रेसिडेंसी को यूटिलाइज करके मल्टीलेटरलिज्म को पुश कर सकता है। देखिए, अब व्यूज होते हैं। अभी 2 दिन पहले आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एशिया सेंट्रिक सेंचुरी के बारे, जहां पे हमने ये बात डिस्कस करी थी, हैप्पीमैन जेकब का आर्टिकल था कि अगर मल्टीलेटरलिज्म एशिया में बढ़ता है तो क्या वो एशिया के लिए अच्छा है, क्या वो भारत के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। यहां पे इस आर्टिकल में सी राजा मोहन कहते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देना इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है और भारत को अपनी चेयरमैनशिप का, G20 की प्रेसिडेंसी का, इस बात का फायदा भी उठाना चाहिए। अगर आज मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स डिमिनिश हो रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म डिमिनिश हो रहा है, तो भारत इस बात को रीएनर्जाइज कर सकता है। डिसाइसिव बात क्या रहेगी 2023 में? सभी ये चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो यूक्रेन की, जिसको 1 साल होने वाला है फरवरी में। तो ये बहुत डिसाइसिव बात रहेगी। और ये बात कैसे होगी, ये कैसे खत्म हो पाएगी लड़ाई? इसके लिए डिप्लोमेसी। तो इसके लिए हथियार, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स ये मैटर नहीं करने वाले हैं। सेंट्रल बात क्या रहने वाली है लड़ाई को खत्म करने के लिए? वो होगा डिप्लोमेसी। व्लादिमीर पुतिन ने तो सोचा था कि कुछ 2-3 हफ्तों में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन 1 साल, ये अब लड़ाई 1 साल तक खींची जा रही है। तो जैसे ही अब लड़ाई के अपने कॉस्ट होते हैं, लड़ाई के चलते देखिए अब कितनी वोलेटिलिटी हम एनर्जी प्राइसेस में देखते हैं, फूड प्राइसेस में देखते हैं, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है। आईएमएफ के डायरेक्टर ने अभी रिसेंटली कहा था कि इस साल में 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल बी अंडर रिसेशन। तो ये लड़ाई खत्म होना बहुत जरूरी है अगर इन चैलेंजेस से अगर हमको बाहर निकलना है। उसके लिए डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो क्या भारत ये सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है? क्या भारत अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी सॉफ्ट पावर को शालवी से यूटिलाइज कर सकता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए? रशिया का पर्पस क्या था यूक्रेन को इन्वेड करने का? कि भी नेटो के एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, नेटो के फोल्ड में यूक्रेन नहीं आना चाहिए। लेकिन उल्टा हुआ, आज नेटो के फोल्ड में चलो यूक्रेन तो नहीं आया, लेकिन स्वीडन आ गया है, फिनलैंड आ गया है, कहीं ना कहीं नेटो के नजदीक जरूर आ गया है यूक्रेन। अमेरिका कितना सारा डोनेट कर रहा है यूक्रेन को, पैसे हो, हथियार हो, पेट्रियट मिसाइल्स की हम बात करें। हुआ क्या, यानी कि यूक्रेन और नजदीक आ गया नेटो से, यूरोप से और अमेरिका से। तो ये जो कोशिश थी व्लादिमीर पुतिन की, ये नाकामयाब हुई है। एंटीथेटिकल यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि भाई नेटो को एक्सपैंड नहीं होने देना, लेकिन ऑपोजिट बात हुई है, नेटो एक्सपैंड हुआ है। और डेफिनेटली इस लड़ाई के बाद, जब भी लड़ाई खत्म होती है, तो रशिया अब वो रशिया नहीं रहेगा। रशिया विल कम आउट मच वीकर मिलिटरीली आफ्टर दिस वॉर। और एक और इंटरेस्टिंग हमने यहां पे एक कंसेप्ट देखा है पिछले 1 साल में इस पूरी लड़ाई में, कि नेटो और स्ट्रांग हुआ है लेकिन यूरोप वीक है। यानी कि सिक्का अभी भी अमेरिका का ही चलता है। यूरोप की ख्वाहिश थी बार बार, अगर हम इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, हम ओलाफ स्कॉल्स की बात करें, उन्होंने बहुत बार एम्फसाइज करा कि यूरोप का जो कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। अब लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूरोप का कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है नेटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। ठीक है, यूरोप
तो वीक है, आज भी वीक है, पहले भी वीक था। हालांकि ये बात समझनी जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो 10 गुना ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू रशिया, लेकिन नेटो और स्ट्रॉन्ग उभर के सामने आया है, लेकिन यूरोप और वीक हो चुका है। अमेरिका अभी भी रेलेवेंट है। अब वैसे पिछले साल बीजिंग ओलंपिक्स में व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग के बीच में पार्टनरशिप विदाउट लिमिट्स जो साइन करी गई थी, जो ये बात करी गई थी दैट हमारी जो पार्टनरशिप है, जो दोस्ती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब ये माना जा रहा था दैट देखो अमेरिका वीक हो चुका है, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को रिट्रीट करा है, अमेरिका की वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले थी। लेकिन अमेरिका आज भी एक बहुत बड़ा रेलेवेंट एक्टर है जियोपॉलिटिक्स में। इनफैक्ट अमेरिका बिना लड़ाई में इन्वॉल्व हुए ही इतना बड़ा एक विनर, एक सिकंदर उभर के सामने आ रहा है। ठीक है, अब अमेरिका लड़ाई में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई की दिशा को तो इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा है। यूक्रेन को भी पीछे पेट्रियट मिसाइल दिए थे, ठीक है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हिमारस सिस्टम की हम बात करें, इसका भी यूटिलाइजेशन हुआ था रिसेंटली। तो ये सब कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, हथियार अमेरिका दे रहा है। यूएसए, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, हालांकि यूएसए नहीं चाहता मल्टीलेटरलिज्म को ड्राइव करना। यूएसए हमेशा अगेंस्ट रहा है ऑफ द आइडिया ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बिकॉज अमेरिका हैड एंजॉयड दैट यूनिपोलर मूवमेंट फ्रॉम 1991 to 2008. Now America was very much against the idea of a multipolar world, but America इस मल्टीलेटरलिज्म को आज ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई खत्म हो या ना हो, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू द यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ द 90s। ये बात तो बिल्कुल सर्टन है। लेकिन आज अमेरिका के काफी ऐसे स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं, खास करके एशियन एलाइज हैं, ये नहीं कि यूरोपियन एलाइज हैं, बट एशियन एलाइज भी हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात हो, इंडिया की बात हो, ये भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं चलो यूरोप में जर्मनी हो या एशिया में जापान हो, इंडिया हो, साउथ कोरिया हो, ये तंग आए हुए हैं। किससे? दो बड़े बुली से। यूरोप तंग है रशिया से और एशिया तंग है चाइना से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप है इन देशों के साथ बढ़ रही है, एंड अमेरिका मल्टीलेटरलिज्म को आगे और ड्राइव करने की कोशिश करेगा। ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिक रहेगा। फिर बात आती है मिडिल पावर्स के बारे। देखिए, एक तो होती है हार्ड पावर, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, मतलब उनका मिलिट्री क्लाउड बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वहां पे बहुत ज्यादा होती है। फिर आती है सॉफ्ट पावर की बात, जैसे हम भारत की बात करें, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, पीस, प्रोस्पेरिटी, डेमोक्रेसी, ये बातें आ जाती हैं। फिर आती है मिडिल पावर्स, जैसे जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है मिलिटरीली, लेकिन इतने वीक भी नहीं है, यानी कि कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस वो होल्ड करते हैं जियोपॉलिटिक्स में। अब हम देख रहे हैं कि रशिया का एक्सपेंशनिज्म, चाहे वो यूरोप में हो या चाइना का अग्रेशन एशिया में हो, इसका नतीजा क्या है कि जर्मनी और जापान जैसे देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। जापान तो बल्कि बहुत पैसिफिस्ट था। जापान ने तो कहा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि हमने कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमने अपना सबक सीख लिया है। लेकिन आज जापान भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है। $320 बिलियन अपना मिलिट्री बजट जापान ने बढ़ाया है। या चाहे वो पोलैंड की बात हो यूरोप में, या वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, ये भी अपनी रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को रीओरिएंट कर रहे हैं। अब यहां पे बात आती है कि अकोमोडेटिव ज्यादा कौन बन रहा है। देखिए, आपको याद होगा परसों जो आर्टिकल मैंने हैप्पीमन जेकब का डिस्कस किया था, वहां पे ये बात आई थी कि G2 अग्रीमेंट, आज के टाइम पे दो पावर्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, एक तो है चाइना और एक है अमेरिका। जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है आज अमेरिका और चाइना के बीच में है। हमने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर अमेरिका चाइना के टुवर्ड्स अकोमोडेटिव हो तो वो इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए फेवरेबल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ है, अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यहां पे इस आर्टिकल में एक डिफरेंट वर्जन डिस्कस करा गया है। इट इज जी जिनपिंग जो कि एक डायलॉग ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं विद जो बाइडेन। देखिए, जी जिनपिंग ने कोई हथियार तो नहीं दिए हैं व्लादिमीर पुतिन को। कहीं ना कहीं जी जिनपिंग को भी दिख रहा है कि रशिया इस लड़ाई में हार रहा है, कि रशिया अब वो सिकंदर या वो शेर नहीं होने वाला अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जी जिनपिंग भी कोशिश कर रहे हैं समझौता करने की, बातचीत करने की अमेरिका से। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि अमेरिका क्यों अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा चाइना को, उसी चाइना को जिसको जिम्मेवार ठहराया जाता है कोविड-19 के लिए। और चाइना और अमेरिका के बीच में टेक्निकल कंपटीशन भी आज के टाइम पे काफी ज्यादा है। जी जिनपिंग चाहेंगे कि ये लड़ाई अगर खत्म भी होती है तो रशिया के साथ, हो सकता है जी जिनपिंग को लगे कि रशिया के साथ मेरी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा अब स्ट्रांग ना रहे, या रशिया मेरे लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट ना हो। जी जिनपिंग जरूर चाहेंगे कि कैसे चाइना और अमेरिका के रिश्ते वापस फिर से पटरी पे आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा क्यों चाहेगा, यही बात। और दूसरी बात यह सोचने वाली है कि जी जिनपिंग अगर अपने और अमेरिका के रिश्ते सुधारना चाहते हैं, वो ये अप्रोच जापान और इंडिया के साथ क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये एक और बात यहां पे सोचने वाली आती है।
नेवरदलेस हमको अपनी पोजीशन को लेवरेज करना है। देखिए, बहुत लंबे अरसे से रशिया हमारा पहले भी मित्र था, आगे भी रहेगा, ठीक है, चाहे रशिया इस लड़ाई में हारे या जो मर्जी हो। लेकिन हम बहुत देर से रशिया के ऊपर रिलाई करते आ रहे थे। अपने अगर रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की भी बात करें, अगर हमने साउथ एशिया में बैलेंस बनाए रखना है विज़अवी पाकिस्तान या विज़अवी चाइना, या सेंट्रल एशिया में हमने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो भी हम रशिया पर निर्भर थे। लेकिन आने वाले समय में हमको अपने कंधे खुद मजबूत करने पड़ेंगे। चाइना के कंधे बहुत मजबूत हो चुके हैं। चाइना रिपीटेडली इंकर्जन कर रहा है अक्रॉस दी LAC, और हमको चाइना का सामना बहुत बहादुरता के साथ करना पड़ेगा। तो हमको अपनी पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप और देशों के साथ भी यहां पे लेवरेज करनी पड़ेगी, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, या चाहे वो अमेरिका हो। हमको अपनी निर्भरता रशिया के ऊपर अब कम करनी पड़ेगी। ये कुछ बातें हैं जो 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारी डिप्लोमेसी के लिए, तो ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। चलिए फिर बात करेंगे एनिमल क्रूएलिटी। प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम तो नहीं चाहते ना कि किसी भी, देखिए अगर हमको कोई तंग करे, अगर हमको कोई मारे, तो हमको भी पीड़ा होगी। अब अगर कोई मनोरंजन के लिए किसी इंसान को मार रहा है, पीट रहा है, और किसी और बाकी लोगों को इस बात का मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमको तो थोड़ा सा फील होगा ना कि क्यों उस इंसान को मारा जा रहा है। यही भावना अगर हम जानवरों के टुवर्ड्स भी लेके आ सकें, तो जो एक बड़ा बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे विल डिलीवर द वर्डिक्ट के भी जो जलीकट्टू है, कि अब जलीकट्टू, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि इसको बैन कर देना चाहिए, ये इलेजिटिमेट है और ये वायलेट करता है द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल्स एक्ट 1960। तमिलनाडु की सरकार ने कहा 2017 में कि नहीं, हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, लोग जलीकट्टू को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाय द वे, जलीकट्टू जो है, ये पोंगल जो फेस्टिवल है, जो कि अभी जनवरी 15 को आने वाला है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो जलीकट्टू में क्या होता है, एक स्पोर्ट है जहां पे 2-3 आदमी एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। बीच में बैल होता है, बैल के हम को पकड़ते हैं, उसके सींग को पकड़ते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में बैल कहता है कि मैं तंग हो रहा हूं, मेरे सींग पकड़ रहे हो, मेरे आप हम पकड़ रहे हो, मुझे मार पीट रहे हो, आपका मनोरंजन हो रहा है, आप यहां पे कंपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या कसूर है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने कहा, ये वैसे जलीकट्टू की आपको मैं इमेज दिखा रहा हूं, तमिलनाडु की सरकार ने कहा 2017 में कि नहीं, हम तो इसको, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है गलत बोली है, हमारे यहां पे रीति रिवाज है, परंपरा है, इसको तो हम इस फेस्टिवल को कंटिन्यू करेंगे। 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा, तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज, तो ये 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। याचिका एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने डाली थी, कहा था कि जलीकट्टू जो है, ये स्पोर्ट जो है, ये एनिमल क्रूएल्टी प्रमोट कर रहा है ना, और ये इलेजिटिमेट है, इसको बैन कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये एनिमल क्रूएल्टी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। द कोर्ट फाउंड दैट द प्रैक्टिस वाज क्रूअल और अननेसेसरली एनिमल्स को पेन और सफरिंग हो रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि नहीं, इसको हम रिवाइव करेंगे। अब ये एक्ट ऑफ रिवाइवल है, जो कि अभी यहां पे कंटेस्टेशन है बिटवीन द जुडिशरी एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये बात तो बहुत वेल अंडरस्टूड है कि जहां पे फंडामेंटल राइट्स की बात आती है हमारे संविधान में, तो कहीं भी हमारे संविधान में ये तो नहीं लिखा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लिसिटली जानवरों को दिए जाएंगे, इंसानों को दिए जाते हैं, ठीक है। पर्सन्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम नागरिकों की बात करें, अब वो एक इंसान हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं, वो 1000 हो सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो सकता है, कॉर्पोरेशंस हो सकता है, पार्टनरशिप्स हो सकता है। कहीं पे ये नहीं मेंशन कि फंडामेंटल राइट जो होंगे वो जानवरों के लिए होंगे, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो या चाहे वो राइट टू लाइफ हो, ये बात हमको पता है। लेकिन ड्यूटीज की भी बात आती है। अब DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज में खास करके ये बात कही गई है कि स्टेट का और नागरिकों का यहाँ पे नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वातावरण को, जीव जंतु को वो प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें। ये तो बनती है हमारी नैतिक जिम्मेवारी। अब ये अनएनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस है, ये बात भी हमको पता है। अब यहां पे मर्यादा की बात आती है, नैतिकता की बात आती है। जब कोशिश करी गई थी लेजिस्लेशन बनाने की एनिमल वेलफेयर के लिए, तो वहां पे ये नहीं सोचा गया था कि जानवरों के लिए भी कोई मौलिक अधिकार नहीं, ये नहीं सोचा गया था कि जानवरों के लिए मौलिक अधिकार नहीं है, इस करके लेजिस्लेशन बनाई जाए। ये थॉट प्रोसेस नहीं था। इस दृष्टि से ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया था लेजिस्लेशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स के चलते। दे डिड फ्रॉम अ मोर एलिमेंट्री एथिकल परसेप्ट, कि अगर हम अपने जमीर की बात करें, भाई हम अपने जमीर की बात करते हैं कि नैतिकता के तौर पे ये गलत बात है कि आप अगर खुद नहीं चाहेंगे कि आपको, आपके बच्चे को कोई ऐसे थप्पड़ मारे, कोई ऐसे पेन दे, कोई आपको कोई क्रूएल्टी दिखाए, अगर आपको नहीं, अगर आप किसी के मनोरंजन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं कि आपको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो वही व्यवहार आप जानवरों के टुवर्ड्स भी दिखाना चाहेंगे। यही विजन के साथ, यही दृष्टिकोण के साथ पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960। लेकिन इसमें भी कुछ कमी पेशी है, शॉर्टकमिंग्स है। हर एक कानून में कुछ ना कुछ कमी पेशी रहती है। जहां पे ये एक्ट क्रिमिनलाइज करता है सेवरल टाइप्स ऑफ एक्शंस को, जो कि क्रूएलिटी
एनिमल्स को पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ इसमें कुछ बातें एग्जेम्प्ट्स भी हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर एनिमल्स का इस्तेमाल करना है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई दवाई बनाने के लिए, या कोई मेडिकल एडवांसमेंट के लिए, या कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए, तो जानवरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बेशक अगर उनके ऊपर क्रूएल्टी भी, या अगर उनको क्रूएल्टी के साथ ट्रीट किया जा रहा है, तो ये एग्जेम्पशन है। लेकिन what is clear as the Supreme Court had affirmed in the case in 2014 कि जलीकट्टू जो है ये this falls very much within the boundaries of the activities जो कि forbidden है, जो कि allowed नहीं है under the PCA Act। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बहुत क्लियर करी थी। अब 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने पीसीए एक्ट को अमेंड करा, कहा कि देखो जी, जहां तक एनिमल्स की बात है, क्रूएल्टी टू एनिमल्स की बात है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में टॉपिक आ जाता है, तो हमारा भी राइट है और केंद्र सरकार का भी राइट है इसमें कुछ अमेंडमेंट लेके आने का। ठीक है, अब यहां पे ये भी करा गया, कोशिश करेगी कि प्रेसिडेंट से भी अप्रूवल लिया, पूरी कोशिश करेगी जहां पे ये बात सिद्ध हो सके कि देखो जलीकट्टू जो है वो इलीगल नहीं है। ठीक है, आप इस पे बैन नहीं लगा सकते हैं, हमको तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल चुका है कि कोई भी यहां पे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, अब कोर्ट नहीं कह सकता कि जलीकट्टू इलीगल है। तो पूरी कोशिश तमिलनाडु की सरकार के द्वारा करी गई थी। ठीक है, लेकिन एक बात हम समझें कि बेशक ये टॉपिक जो है, ये जो सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन क्या हम नजरअंदाज कर देंगे जानवरों के ऊपर जो पीड़ा पहुंच रही है, चाहे वो बैल हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, कोई भी जानवर हो, क्या हम इस बात को अनदेखा कर देंगे? क्या इस बात को हम नजरअंदाज कर देंगे? क्या हमको इस बात का दर्द नहीं होगा? क्या हमारे कोई नैतिक अधिकार नहीं बनते हैं? क्या हमारी कोई मर्यादा के तौर पे ड्यूटी नहीं बनती है? नाउ सुप्रीम कोर्ट के व्यूज की जहां पे बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जलीकट्टू इन एंड बाय इटसेल्फ अमाउंटेड टू वायलेशन ऑफ जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं पीसी एक्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात आती है, नागरिकों को भी चाहिए कि वो वातावरण को प्रोटेक्ट करें, जीव जंतु को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो नागरिकों की ड्यूटी का क्या? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है, बट अगेन हमको यहां पे ये भी पता है, बेंच ने ये बात भी बोली कि पता है कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14 यहां पे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि जानवरों के ऊपर भी कॉन्फर किया जाता है, केवल ह्यूमन बींग्स के ऊपर कॉन्फर किया जाता है। बट द एक्सपैंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ ओवर द ईयर्स हैज इंक्लूडेड अ राइट अगेंस्ट डिस्टर्बेंस टू द बेसिक एनवायरमेंट। तो यहां पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात आती है। ठीक है, कि हम चाहेंगे कि हम अपने वातावरण के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें, और वातावरण में एनिमल लाइफ भी आती है, एनिमल्स भी आते हैं, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो। तो जानवरों के प्रति भी हमारा जो रवैया है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उनकी मर्यादा की बात है, उनकी डिग्निटी की बात है, उनके सम्मान की बात है, तो उनको भी हमको क्रूएल्टी के साथ ट्रीट नहीं करना। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली यहां पे जस्टिफाई करी और यह बात स्वीकार करा कि हां, यह बात हम मानते हैं कि कहीं एक्सप्लिसिटली संविधान में एनिमल राइट्स की बात नहीं करी गई है। जरा इस बात को सोचें, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसा इंसाफ नहीं चाहेंगे जो कि एनिमल राइट्स भी गारंटी कर सके? हमारी ड्यूटी का क्या? हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर बात हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटी? तो कहीं ना कहीं हमको इन दोनों राइट्स को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ह्यूमन राइट्स को भी और एनिमल राइट्स को भी। और एनिमल राइट्स को प्रमोट कौन करेगा? जानवर तो नहीं बोल सकते, वो तो बेजुबान है, हमको ही करना पड़ेगा। केयर टुवर्ड्स एनिमल की बात आती है। Any reasonable reading of the constitution, it might be difficult to hold कि जो animals हैं, they are promised article 21 या article 40। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जानवर हम भी इवॉल्व करें, कभी हम भी बंदर होते थे, एप्स होते थे। अब आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि एप्स हो, एलिफेंट्स हो, वेल्स हो, हाथी हो, इंसान हो, कहीं ना कहीं सबका एक कॉमन हिस्ट्री रह चुकी है। लेकिन जो हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स एनिमल्स, वो इस कारण नहीं है कि कभी हमारा भी सेम इतिहास था कि हम भी पहले कभी जानवर थे, नहीं। वी मस्ट इंस्टेड सी कि भाई अगर हम जानवरों की बात कर रहे हैं, चिड़िया की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो किसका देन है? कुदरत की देन है। ठीक है, ईच फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंजनेस, हमको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए बात को। चलिए अगला आर्टिकल, यहां पे हम बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे। डेवलपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिक्वायर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट। देखिए ब्लू इकोनॉमी की जहां पे बात आती है, मैंने योजना के डिस्कशन में भी बात कही थी। देखिए ऐसा है, मरीन वेल्थ और मिनरल वेल्थ दोनों को हार्नेस करना बहुत जरूरी है। ओशन इकोनॉमी अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन साथ के साथ हमने ये चीजें जो हार्नेस करनी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच से करनी है। ठीक है, अब ब्लू इकोनॉमी रिलेट्स टू प्रेजेंटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट।
ठीक है। अब यहां पे मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का भी रोल आता है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 80% दुनिया का जो ट्रेड हो रहा है वो सी के जरिए हो रहा है, मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है। उसमें टैंकर्स भी आते हैं, कंटेनर्स भी आते हैं, बड़े बड़े जहाज भी आते हैं, और जाहिर सी बात है वो बहुत पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में हमने बात करी है काफी इन द पास्ट। साथ के साथ अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें, वैसे भारत की भी बहुत विशाल कोस्ट लाइन है, 7516 किलोमीटर की भारत की कोस्ट लाइन है। तो जब हम कोस्टल एरियाज की बात करते हैं वहां पे टूरिज्म का कंसेप्ट भी आता है। तो टूरिज्म बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करता है। अब हम बीचेस पे जाते हैं, गोवा जाएंगे, केरल जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहां पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, बीच एक्टिविटीज होती हैं, जिसके चलते लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। लेकिन हमने इस सब का खास ख्याल रखना है कि टूरिज्म या मिनरल वेल्थ या मरीन रिसोर्सेज को अगर हम हार्नेस कर रहे हैं तो कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से करें। यही बात हमने ब्लू इकोनॉमी में योजना की मैगजीन में भी डिस्कस करी थी। तो 40% दुनिया की जो आबादी है वो कोस्टल एरियाज के पास में रहते हैं। तीन यानी कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सेस द ओशंस फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर रोजी रोटी। ठीक है। अब अगर हम वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें फ्रॉम द ओशंस, वो कितनी है? उतनी है जितनी कि फ्रांस की जीडीपी है। तो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? फ्रांस है। तो फ्रांस की जीडीपी के बराबर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विच इज जनरेटेड फ्रॉम द ओशंस। एक बात को हम याद रखें कि ओशंस हैं, महासागर हैं, समुद्र हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज की हम बात करें, ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। जैसे भारत की हम बात करें, भारत में 40 लाख से ज्यादा मछुआरे हैं, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, फूड सिक्योरिटी की बात भी आती है। ओशन, बड़ी अच्छी लाइन यहां पे मेंशन करी गई कि आने वाले टाइम में इस 21वीं सदी में ओशन जो है, ओशन इकोनॉमी जो है, इज द नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक फ्रंटियर बिकॉज क्यों? बिकॉज यहां पे रैपिडली न्यूमरस ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जिसके चलते बहुत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। लेकिन खतरा ओशंस को, महासागर को सबसे ज्यादा किससे है? हमारी एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी से है। क्योंकि हमको तो अपनी स्वार्थ देखनी है, हमने तो केवल इकोनॉमिक गेन्स को हार्नेस करना है, हमने तो सिर्फ मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना है। लेकिन ओशंस, उसका क्या देखना? ओशंस को जो मर्जी होता रहे, चाहे जानवर मरते रहे। देखिए दोस्तों, दुनिया जो है, दुनिया समुद्र के नीचे भी एग्जिस्ट करती है, लाइफ बिलो सी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि हम अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, मरीन इकोलॉजी की बात करें, तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि जिंदगी एग्जिस्ट करती है बिलो वाटर भी। तो यहां पे इस गोल में क्या बात करी गई है? कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस की बात करी गई है, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज की बात करी गई है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से। अब ये एक देश तो अकेला नहीं कर सकता, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे देशों की इकट्ठी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां पे ह्यूमन एफर्ट चाहिए, कोऑपरेशन इंटरनेशनल फोरम पे चाहिए। और एक बात और समझनी जरूरी है कि केवल इकोनॉमिक नजरिए से ओशंस को आप नहीं देख सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े बैंक्स वो ओशन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज ओशंस की जहां पे बात आती है, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोस्टल कम्युनिटीज के क्या कंसर्न्स हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जो कि कोस्टल एरियाज पे लाई करते हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है वो कौन से देशों के ऊपर हो रहा है? जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, बिकॉज सी लेवल राइज कर रहा है। तो डेवलपिंग देशों को सबसे ज्यादा हैवी इकोनॉमिक प्राइस पे करना पड़ता है। अब जितने भी डेवलपिंग नेशंस की बात करें, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, रिम रीजन्स की बात करें, जो कि इंडियन ओशन के किनारे पे जो कंट्रीज लाई करती हैं, डेवलपिंग देश है, हाई लेवल्स ऑफ एक्सटर्नल डेट है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एकदम से ट्रांजिशन लेके आ सके फ्रॉम बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू बिकमिंग अ मरीन इकोनॉमी। पोटेंशियल तो बहुत है ओशन इकोनॉमी का, इन रिसोर्सेज को हार्नेस करने का, लेकिन उतनी कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी अभी नहीं है इन डेवलपिंग कंट्रीज के पास। तो अगेन, अब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे एक मल्टीपल स्टेक होल्डर यहां पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे सिविल सोसाइटी हो, फिशिंग कम्युनिटीज हो, इंडिजिनस पीपल हो। यानी कि केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमने मरीन वेल्थ को नहीं देखना, ओशन इकोनॉमी को नहीं देखना, इन लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, है ना, इन लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक मल्टीपल स्टेक होल्डर एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो कंक्लूजन की बात करें, वही बात यहां पे करी गई है कि हमारी जो एंगेजमेंट है, चाहे वो इंडियन ओशन की बात करें, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, हमारी एंगेजमेंट ब्लू इकोनॉमी में और बढ़ रही है। तो हमको अपनी पोजीशन को यूटिलाइज करना है कि कैसे हम एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, रीजनल डायलॉग्स में, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, और कैसे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, कोस्टल कम्युनिटीज हैं, जो जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं, जो जो उनके मतभेद हैं, कैसे उसको कंस्ट्रक्टिव वे से डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे: discuss the significance to balance human right to a healthy environment and human right to animal welfare.
तो आपने ये 150 वर्ड्स में आंसर करना है और आप ये आंसर पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। यदि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही पिन करे जाते हैं। बाकी जो कल का जो क्वेश्चन था उसका जो बेस्ट आंसर है वो आयुषी का है। तो हमने यहाँ पे बात करी थी कि कंसिडरेबल गैप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डिस्कोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड द रियलिटी ऑफ आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने हायर एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात करी है ब्रीफली, क्या क्या इश्यूज हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करे जा चुके हैं इन द पास्ट, प्रॉब्लम्स उन रिफॉर्म्स के साथ क्या है, क्या क्या कारण है उन रिफॉर्म्स में, क्या लूप होल्स हैं, और एक बहुत एफिशिएंट तरीके से वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे इन्होंने एड्रेस करा है। तो इस आंसर को आप जरूर रीड करिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर्स डेली नहीं लिख रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आई नो कि प्रीलिम्स अब थोड़ा पास में है, प्रीलिम्स का सीजन है, तो अभी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन नेवरदलेस जो बच्चे तीसरा या चौथा अटेम्प्ट अभी देंगे, जिन्होंने ऑलरेडी मेंस पहले लिखा हुआ है, उन बच्चों को मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप फेब एंड तक अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इग्नोर ना करें, आंसर्स लिखते रहें। चलिए, सो दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।